I tells about motion, types of motion, and various components. All of you are familiar with about motion. Approx class 5. Perhaps in class 5, motion chapter just started. You simply understood what is motion. सिंपली आप लोग समझते होंगे कि मोशन है क्या. सिंपली जनरली बोलचाल की भाषा में हम लोग मोशन के बारे में जानते. मोशन क्या है? तो मोशन मीन्स मूव करना. ये क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है. हम लोग ये जानते हैं. बट इन क्लास 9 मूव करना तो मोशन होगा, बट मोशन के बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे और ज्यादा जानकारी इसके बारे में लेंगे. सिर्फ मूव करना ही मोशन के अंतर्गत नहीं आएगा. दो टर्म यहां आता है, एक रेस्ट, दूसरा मोशन. और हम लोग रेस्ट के बारे में भी जानते होंगे कि रेस्ट क्या है. रेस्ट का मतलब समझते हैं कि जब कोई बॉडी मूव नहीं करता तो उसको क्या कहते हैं? रेस्ट में. जब बॉडी मूव करता है तो उसे हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है. मोशन, व्हाट इज मोशन? तो इसका डिफाइन हम देंगे कि व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम according a frames of reference. When a body change its position with respect to time according a frame of reference is called motion. That means जब कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेगा तो हम कहेंगे बॉडी मोशन में है. यानी कोई बॉडी, टाइम तो हमेशा चेंज होगा. तो मेनली दो टर्म आता है कि जब कोई बॉडी अपना पोजीशन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग में चेंज करेगा तो हम बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है, अदरवाइज बॉडी मोशन में नहीं है. यहाँ मेनली दो टर्म आता है. एक आता है पोजीशन और दूसरा आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दो टर्म है. फर्स्ट टर्म है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है. कोई प्लेस हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एनीथिंग अकॉर्डिंग विच वी ऑब्जर्व द मोशन. यानी जिसके अकॉर्डिंग हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे उसे ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे. हो सकता है वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई प्लेस हो. फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कई चीजें आ सकती है. यह डिपेंड करेगा कि हम फ्रेम ऑफ ले रहे हैं या हमारा मोशन किसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व हो रहा है. जैसे
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बस स्टैंड से 2 बसें खुली, एक खगड़िया के लिए खुली और दूसरा बेगूसराय के लिए खुली। 1 घंटे बाद दोनों कितने कितने के डिस्टेंस पे रहे, ये अगर हम बताते हैं कि कितना दूर चला गया, तो हम बोलेंगे कि बेगूसराय से अगर वो पटना पहुंच गया तो हम बोले कितना दूर गया, तो 125 किलोमीटर दूर गया है, 125 किलोमीटर जा चुका है। तो 125 कहां से, तो बस स्टैंड से। दैट मीन्स हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बस स्टैंड है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही हुआ जिसके अकॉर्डिंग हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि किसके अकॉर्डिंग उसका मोशन कैलकुलेट कर रहे हैं, कहां गया, कितना दूर गया, कितना टाइम में। अब नेक्स्ट टर्म आता है पोजीशन। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है, नेक्स्ट टर्म जो है यह आता है पोजीशन। पोजीशन के बारे में हम लोग जानते होंगे कि पोजीशन क्या है, बताते हैं कि क्या है पोजीशन। पोजीशन का मतलब हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिस्टेंस और डायरेक्शन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बॉडी का डिस्टेंस और डायरेक्शन, अगर वो चेंज हुआ है तो दैट मीन्स उसका पोजीशन चेंज हुआ, अदरवाइज पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। दैट मान लेते हैं हम कि ये है हमारा बस स्टैंड, पॉइंट ए जो है, यह एक पॉइंट ए हमारा बस स्टैंड है। एक व्हीकल्स पॉइंट बी पे है जो यहां से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, और ये ईस्ट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक, टाइम तो हमेशा स्पेंड होगा, टाइम तो रुक नहीं सकता। कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, मान लेते हैं आफ्टर x मिनट, ये 100 मीटर के ही डिस्टेंस पे नॉर्थ में आ गया। तो बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ या नहीं हुआ। 2 चीज इसमें आता है, एक आता है डिस्टेंस और दूसरा आता है डायरेक्शन। तो यहाँ डिस्टेंस 100 किलोमीटर का 100 किलोमीटर ही है, डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ है। पहले भी ए से 100 किलोमीटर के पोजीशन पर था, अभी भी है, यह ए से 100 किलोमीटर के 100 मीटर के पोजीशन पे है। तो इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हुआ है, तो डायरेक्शन चेंज हुआ है। पहले वह ए से ईस्ट के डायरेक्शन में था, अब वह ए से नॉर्थ के डायरेक्शन में आ गया है। तो पोजीशन का मीनिंग ही हुआ 2 टर्म से रिलेटेड, डिस्टेंस और डायरेक्शन। यानी अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज होगा तो यह 2 चीज पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर और डायरेक्शन पर। अगर डिस्टेंस चेंज हो जाए तो भी पोजीशन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी पोजीशन चेंज हो जाएगा, और डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए तो भी हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पोजीशन के बारे में आप लोग समझ लिए होंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और पोजीशन क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मोशन के बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और पोजीशन हो गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अभी कहाँ है हम, कितना डिस्टेंस पर है, किस डायरेक्शन में है, और कुछ समय बाद कितना डिस्टेंस पर और किस डायरेक्शन पर है। अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो दैट मीन्स पोजीशन चेंज हो रहा है, अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है तो पोजीशन चेंज नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है। और अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम मोशन में हैं, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम रेस्ट में हैं। 2 ही चीजें हो सकते हैं, या तो रेस्ट नहीं तो मोशन। अब कोई भी चीज एब्सोल्युटली रेस्ट में हो ही नहीं सकता है, नेवर, एब्सोल्युटली रेस्ट नेवर, इम्पॉसिबल। यह तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। इमेजिन हम करते हैं, यह एक प्लेटफॉर्म है, यह एक प्लेटफॉर्म है,
और ये एक ट्रेन है अभी यहाँ। यहाँ पे एक व्यक्ति ए, मतलब एक पर्सन ए, और इस ट्रेन में एक पर्सन बी और एक पर्सन सी बैठा हुआ है। इस दोनों का, और कुछ समय बाद ये वैकेंसी यहाँ आ गया, बी और सी यहीं बैठा हुआ है। अब हम सी का मोशन कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट सी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो जिस समय यह रेलवे स्टेशन पर था तो मान लीजिए इसके बीच 5 मीटर का डिस्टेंस था, और अभी यह हो गया 100 मीटर का डिस्टेंस। ठीक, तो ऑटोमेटिक यहाँ तो डिस्टेंस चेंज हो गया। दैट मीन सी मोशन में है। सी क्या है? मोशन में है। किसके लिए? तो ए के लिए सी मोशन में है। क्यों? क्योंकि टाइम तो बीतेगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। पहले सी और ए के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर था, कुछ टाइम बाद ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 100 मीटर हो गया। यानी डिस्टेंस चेंज हो गया। डिस्टेंस चेंज हुआ, दैट मीन्स पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज, दैट मीन्स बॉडी इज इन मोशन। यानी सी मोशन में है। किसके लिए? तो ए के लिए सी मोशन में है और सी के लिए ए मोशन में है। जब भी होगा तो दोनों बॉडी एक दूसरे के लिए मोशन में होगा। सी के लिए ए मोशन में है और ए के लिए सी मोशन में है। क्यों? ए से सी का डिस्टेंस अगर 5 मीटर था तो सी से ए का भी डिस्टेंस 5 मीटर था, और अब अगर ए से सी का डिस्टेंस 100 मीटर हुआ है तो सी से ए का भी डिस्टेंस 100 मीटर हुआ है। दोनों का ही पोजीशन चेंज हो गया है दोनों के लिए। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में है। सी ए के लिए मोशन में है, ए सी के लिए मोशन में है। अब हम आते हैं बी और सी। बी और सी उसी तरह से बैठा हुआ, जैसे बैठा हुआ यहाँ था उसी ढंग से जा रहा है। तो मान लीजिए इसके बीच 2 मीटर का डिस्टेंस था, अभी भी 2 मीटर का ही डिस्टेंस है। डायरेक्शन भी पहले भी सी ईस्ट में था, अब भी सी ईस्ट में ही है। तो सी का पोजीशन बी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? डिस्टेंस भी नहीं चेंज हो रहा है। पहले भी बी और सी के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर था, अब भी बी और सी के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ बी और सी के बीच। और डायरेक्शन पहले बी सी ईस्ट के डायरेक्शन में था, अब बी सी ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो ना डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दैट मीन्स बोथ आर इन रेस्ट, दोनों रेस्ट में है। बी सी के लिए रेस्ट में है तो सी बी के लिए रेस्ट में है। तो यह जो मोशन और रेस्ट होता है यह रिलेटिव वर्ड हुआ। ना किसी चीज को हम एब्सोल्यूट रेस्ट कर सकते हैं, ना किसी चीज को हम एब्सोल्यूट मोशन कर सकते हैं। क्यों? यहां हम देख लिए सी ना रेस्ट में है ना एब्सोल्यूट मोशन में है। एब्सोल्यूट मोशन क्या हुआ? सब के लिए मोशन में ही रहेगा। एब्सोल्यूट रेस्ट क्या हुआ? सब के लिए रेस्ट में रहेगा। ये तो ऐसी बात नहीं हो रही है। सी ए के लिए मोशन में है तो बी के लिए रेस्ट में है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस, the length of path on which body moves। बॉडी जिस पाथ पर मूव करता है उस पाथ का लेंथ ही डिस्टेंस कहलाता है। कह सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस को इससे मतलब रहता है कि बॉडी कैसे गया है, किस पाथ से होकर गया है। दैट मीन्स डिस्टेंस का डिफाइन total length of a path is called a distance।
It is denoted by S and its SI unit is meter. It is a scalar quantity. नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल position and final position is called displacement. It is also denoted by S and its SI unit is meter. It is a vector quantity. तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो हो गया लेंथ ऑफ पाथ। पाथ का लेंथ क्या है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंड डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। पाथ के लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई मतलब नहीं है कि कैसे बॉडी मूव कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को दो चीजों से मतलब है, बॉडी इनिशियली कहाँ था और बॉडी फाइनली कहाँ है। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। जबकि जिस पाथ पे बॉडी मूव किया है उस पाथ का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैं क्लियर करता हूं। एक बॉडी अपना मोशन ए से स्टार्ट किया, ए से बी गया। मान ले ए से बी के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। बी से सी गया 8 मीटर। सी से अगेन डी गया। चलो ये हम मान लिए 4 मीटर है। तो हम बॉडी ए से बी, बी से सी और सी से डी गया है। ए से बी का डिस्टेंस 10 मीटर, बी से सी का डिस्टेंस 8 मीटर, सी से डी का डिस्टेंस 4 मीटर है। अब जब हमको यहाँ डिस्टेंस पूछेगा कि बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इस तीनों का ऐड। दैट मीन्स 10 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 4 मीटर। 10 8 18 और 18 4 22 मीटर। ये डिस्टेंस हुआ। और जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है। इनिशियली कहाँ था तो ए पर, फाइनली कहाँ था तो डी पे। ए और डी के बीच का डिस्टेंस क्या है, बस इसको हमको देखना है। ए और डी के बीच का डिस्टेंस देखने के लिए ए से डी एक स्टेप लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ए से डी
हम एक स्टेप लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, इसको ऐसे मिला दिए, ये 10 तो ये भी 10 मीटर, इसको हम ई ले लेते हैं। तो अब हमारा AED इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यह क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया AED, जिसमें AE क्योंकि BC 8 था तो AE भी 8 हो गया, AE इक्वल टू 8 मीटर, और D कितना हो गया तो CE प्लस CD यानी 10 प्लस 4 यानी DE हो गया 10 प्लस 4 14 मीटर। तो AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो रूट अंडर हो गया ये परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर प्लस इधर कितना हो गया 14 का स्क्वायर यानी रूट 64 प्लस 196 रूट अंडर 260 यानी रूट 260 मीटर हो गया। और रूट 260 मीटर जो होगा अप्रोक्स 16 मीटर के अप्रोक्स होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जहां हमारा 22 मीटर आ रहा था, डिस्टेंस जहां 22 मीटर आ रहा था, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है अप्रोक्स 16 मीटर तक ही रह गया, यानी दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही दो टर्म है। डिस्टेंस को लेंथ ऑफ पाथ से मतलब रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट को ओनली दो चीजों से मतलब रहता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। बॉडी इनिशियली कहाँ है और बॉडी फाइनली कहाँ है। अब इस दोनों के बीच डिफरेंस आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस भी मैं बता देता हूं। फर्स्ट तो दोनों का डिफाइन हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया इट इज लेंथ ऑफ पाथ और ये क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन to final position। Second, distance is a scalar quantity. It is a scalar quantity and displacement is vector quantity. It is vector quantity. Third, distance always greater than equal to displacement। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होगा, छोटा कभी नहीं होगा। डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डिस्टेंस ऑलवेज greater than or equal to displacement। And the displacement it is always
लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। फोर्थ, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, डिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं होगा। इट नेवर बी निगेटिव। इट मे बी निगेटिव। यह निगेटिव हो सकता है, नहीं डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे होगा? तो ए से भी अगर ए बी इक्वल टू 10 मीटर है तो डिस्टेंस ए बी भी 10 मीटर होगा, बी ए भी 10 मीटर होगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे तो ए बी बराबर अगर 10 मीटर होगा तो बी ए इक्वल टू -10 हो जाएगा। ठीक, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फॉर्मूला डिराइव्ड किया जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम क्लास 9 का मोशन एक्सरसाइज ये लिए थे, वीडियो था जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए थे। अब उसी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का डिफाइन हम लोग पहले से भी जानते होंगे, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। दूसरे ढंग में हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के चेंज होने का रेट क्या है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो इसका हम डिफाइन लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डिस्टेंस is called speed. It is denoted by V and its SI unit is meter per second. It is a scalar quantity. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। रेट का मतलब ये हो गया कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो बाय फॉर्मूला अगर हम आते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब हम इसको स्पीड को इंडिकेट क्या चीज से किया जाता है? v से, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर दे तो एक ये फॉर्मूला हो गया v बराबर s बाई टी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है s बराबर वी टी। ये इनिशियल फॉर्मूला हुआ जिसके बारे में हम लोग पहले से भी जानते होंगे। स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं रहता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में चल रही है, इससे उसके स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टर्म हमारा वेलोसिटी आता है। तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
rate of change of displacement is called velocity, is called velocity। और कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको भी हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को भी v से डिनोट किया जाता है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। और यह वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है यह वेक्टर क्वांटिटी है। इसको डायरेक्शन से मतलब रहता है, क्या डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है। क्वांटिटी सेम रहते हुए भी अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा ऑब्जेक्ट बी से ए की ओर आ रहा है, बी से ए की ओर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही। तो दोनों का स्पीड सेम होगा इस कंडीशन में, बट दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अलग अलग रहेगा। फर्स्ट केस में ये अगर हमारा केस फर्स्ट है और ये हमारा केस सेकेंड है, तो केस फर्स्ट में और ये केस सेकेंड है। केस फर्स्ट में स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो केस सेकेंड में स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा, बट वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ माइनस इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन अब अपोजिट हो चुका है। यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर जा रहा है तो दूसरा बी से ए की ओर आ रहा है, दैट मीन्स उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए उसमें माइनस का साइन लग गया। इसलिए हम वेलोसिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसको डायरेक्शन से मतलब होता है। फॉर्मूला दोनों का सेम टाइप से होगा। जहां वेलोसिटी बराबर होता था, स्पीड बराबर था डिस्टेंस बाय टाइम, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी को भी v से डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी s से डिनोट होता है, टाइम t से। तो यहाँ भी हमारा फॉर्मूला आ गया v बराबर s बाय टी और f बराबर वी टी। अब नेक्स्ट आ गया स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। तो हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, यह रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिख सकते हैं इट इज रेट ऑफ, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इट इज रेट ऑफ change of displacement। Second, it is a scalar quantity, it is vector quantity, it is always greater than or equal to velocity, it is always less than or equal to speed, it never be negative,
इट मे बी निगेटिव। लगभग हम लोग यही डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा। स्पीड रिलेटेड है डिस्टेंस से, तो वेलोसिटी रिलेटेड है हमारा डिस्प्लेसमेंट से। नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारा आता है एक्सीलरेशन। नेक्स्ट टर्म हमारा एक्सीलरेशन आता है। एक्सीलरेशन वर्ड से ही बना है एक्सीलरेटर, जो हम लोग व्हीकल्स में यूज करते हैं। एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर का क्या वर्क होता है? स्पीड को इंक्रीज करा देता है, यानी जितना एक्सीलरेटर हम ज्यादा देते हैं स्पीड उतना ही ज्यादा होता है। ठीक उसी ढंग से स्पीड से यानी वेलोसिटी से रिलेटेड है हमारा एक्सीलरेशन। तो बाय डिफाइन एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। It is denoted by A. Its SI unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किसी किसी बुक में इसको इस ढंग से भी लिख दिया जाता है ms⁻²। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स यह भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। यहाँ एक्सेलरेशन बराबर दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन बराबर हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है ए बराबर v-u/t, जहां ए मीन्स हो गया एक्सेलरेशन, v मीन्स हो गया फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t मीन्स टाइम। अब अगर इस फॉर्मूला को हम थोड़ा आगे ले जाएं, a = v-u/t, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, at = v-u, माइनस u इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस u, यानी u + at बराबर v। यानी यह हमारा मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला हुआ, v बराबर u + at, जहाँ v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, t ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी का मीन्स हो गया है कि ऑब्जेक्ट कितना के स्पीड जाकर अपना मोशन खत्म किया या हम कहां पर ऑब्जर्व किए हैं, वो फाइनल वेलोसिटी किया। और इनिशियल बॉडी अपना मोशन कितना के स्पीड से अराइज किया है या हम कहां से उसका स्पीड ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए हैं, वेलोसिटी ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो गया रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना टाइम लिया है, इसके रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस
टू द टोटल टाइम। दैट मीन्स हम फॉर्मूला जाएंगे तो लिखेंगे VAV यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। नेक्स्ट टर्म इसी में आता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड किसी पार्टिकुलर टाइम पर कितना है वो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला हम इस टर्म में नहीं देते हैं, इसका फॉर्मूला हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना रहता है, 11th में पढ़ना रहता है। वैसे अगर हम जाएं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ds/dt, जो हम लोगों को अभी पढ़ना नहीं है, सिर्फ इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जानना है। ठीक इसी ढंग से टर्म आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगा रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। दैट मीन्स VAV बराबर हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये इसका मेन फॉर्मूला हुआ। एक और फॉर्मूला कभी कभी यूज किया जाता है VAV बराबर U प्लस V/2 यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ये यूज तब होगा जब U और V दोनों का टाइम सेम रहेगा, दोनों का टाइम जो सेम रहेगा, अलग अलग टाइम रहेगा। अगर U के स्पीड से चला है या U के वेलोसिटी से 5 आवर चला, V के वेलोसिटी से भी 5 आवर अगर चला है तो हम VAV U प्लस V/2 कर सकते हैं। अगर टाइम में डिफरेंस होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, ये फॉर्मूला फॉर प्रूफ अप्लाई किया जाता है। ये फॉर प्रूफ, अगर हमें प्रूफ करना है तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अदरवाइज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम का ही मेनली यूज किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, जो सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ तो हो गया V बराबर U प्लस AT। सेकेंड लॉ पे आते हैं। लिखते हैं हम लेट ए बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन with velocity U meter per second. After t second, its velocity becomes V meter per second. During this time, body covers S meter displacement. From ये सीधे लिखेंगे, we know that VAV equal to U plus V/2 into this implies that displacement बराबर हो जाएगा V average into time, यानी F बराबर U प्लस V/2 into T। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ फ्रॉम फर्स्ट लॉ।
तो फर्स्ट लॉ v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो s बराबर हो जाएगा u, और v के जगह v का वैल्यू हम डालेंगे u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। यानी अब आ गया s बराबर u प्लस u, 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अब हम ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, तो हो जाएगा 2ut बाई 2 प्लस 2u बोलते हैं, ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर बाय 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से फॉर्मूला हमको आ गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड लॉ हुआ। इसके बाद एक और थर्ड लॉ है। अब हम थर्ड लॉ पे आ रहे हैं। तो थर्ड लॉ हमारा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों स्क्वायर हम कर देते हैं। वी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर आ गया यू स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। यू स्क्वायर, इस दोनों में 2a कॉमन लेते हैं, तो 2a निकाल तो बचा यहाँ यू टी, यहाँ बच गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। क्यों? क्योंकि s बराबर हम अभी तुरंत पढ़े हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दैट मीन्स थर्ड लॉ हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चलेगा।